नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का दूसरा लेसन श्यामचे बंधु प्रेम। बंधु प्रेम यानी भाई भाई का आपसी प्यार। एक भाई को दूसरे भाई प्रति जो प्यार है उस लेसन में दिखाया गया है। ये लेसन साने गुरुजी ने लिखा है। साने गुरुजी का पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। साने गुरुजी ने बहुत सी किताबें लिखी है। वैसे श्यामची आई ये किताब से ये लेसन लिया गया है। श्यामची आई ये किताब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। ये किताब बहुत ही सुंदर है। बच्चों, पहले हम इस लेसन का रीडिंग करेंगे। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोली शिकावयास गेलो। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। बच्चों, इस पैसेज में ऐसे बताया गया है, मई महीन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस आलो। श्याम नाम का जो लड़का है वो दापोली यानी महाराष्ट्र के कोकण विभाग में है दापोली, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए रहता था। तो वो जब छुट्टियां चल रही थी तब वो अपने गांव गया था, यानी मम्मी पापा के घर गया था। और जब छुट्टियां ख़त्म हो गई, मई महीने की छुट्टियां यानी समर वैकेशन जब ख़त्म हो गए, तब वो बच्चा फिर से अपने जहाँ पे स्कूल है उस गांव में आ गया। शाळा सुरू झाली यानी स्कूल शुरू हो गई। पावसाळा ही सुरू झाला। तो बच्चों, नॉर्मली जनरली स्कूल जून में शुरू होता है और तभी बारिश का भी मौसम होता है। तब लेखक ने कहा यानी श्याम ने कहा है, जैसे हमारी स्कूल शुरू हो गई वैसे बरसात भी शुरू हो गई। तब तक ज़मीनीला मेघ शांत होऊ लागले। समर में जितनी ज़मीन गर्म हो चुकी थी, उस ज़मीन को अब बारिश की वर्षाधारा से शांति मिल गई। तापलेले ज़मीनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास सूटे। ये गर्म जो भूमि थी उस पर बरसात का पानी पड़ता था और कितना सुंदर स्मेल आता था, बहुत ही सुंदर। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास उठत असतो। श्याम ने कहा है, जब भी बरसात होती है पहली बारिश, तो मिट्टी की एक अनोखी और सुंदर खुशबू आती है। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती पृथ्वी यानी विविध प्रकार के सुगंध से भरी हुई पृथ्वी। जैसे फूल और फल में जो भी रस होता है, जो गंध होता है, वो ये ज़मीन के मिट्टी के अंदर का होता है और यही गंध हमें बरसात के पानी में मिलता है। बरसात के पानी पड़ने से, ज़मीन पर पड़ने से आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे वाला पैसेज। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। जब मैं घर से दापोली को आया, दापोली यानी जहाँ पे उसका स्कूल था, वहाँ मैं आया, तब मैंने एक निश्चय किया था। अब वो निश्चय क्या था? सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। जब मैं छुट्टी में यानी समर वैकेशन में जब मैं घर गया था, तो मेरा छोटा भाई एक दिन मेरी माँ के पास जिद पकड़ के बैठा। किस चीज़ की? सदऱ्यासाठी। सदरा यानी शर्ट के लिए, कुर्ता। उसके लिए वो जिद पकड़ के बैठा कि मुझे नया कुर्ता चाहिए। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता नको हट्ट धरू। तो देखो बच्चों, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उस माँ ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि देख, अभी तेरे अन्ना दादा यानी अभी तेरे दोनों बड़े भाई बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वो काम करने लगेंगे, रोज़गारी होती यानी काम करने लगेंगे। और जब वो काम करने लगेंगे तुझे 6 महीने में नया कुर्ता या नया शर्ट बनवा देंगे, सिलवा देंगे तेरे लिए, लेकिन अब तू जिद मत पकड़। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। तो श्याम ने कहा है, ये सीन मैंने देखा, मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बात ये एक बताता हूँ मैं कि जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे, तो हमारे बचपन में इतना कपड़ों का क्रेज़ नहीं था। बंडे यानी इतना क्रेज़ नहीं था कि
हमें पार्टी के लिए कपड़ा चाहिए, फिर हमें फंक्शन के लिए अलग चाहिए, फिर हमें स्कूल के लिए अलग चाहिए, फिर हमें घर के लिए अलग चाहिए। इस तरह के अलग अलग वैरायटी वाले कपडे पहनने का हमें शौक नहीं था। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। कोट यानी जो शर्ट के ऊपर पहनते हैं। तो उसने कहा कोट, ये अब हमें शर्ट नहीं मिल पाती थी तो कोट की क्या बात है, कोट तो हमें पता ही नहीं था। कित्येकदा सदरा ही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा। कित्येकदा यानी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि ये शर्ट भी हमें साल 2 साल के बाद नया मिलता था। मतलब पहन पहन के बहुत पुराना हो जाता था, कहीं कहीं में थोड़ा फट भी जाता था, फिर भी हमें 2 साल के बाद एक नया शर्ट मिळता था। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हती। देखो उसने क्या कहा है शाम ने। जब भी ठंडी के दिन होते थे यानी विंटर सीजन होता था तो हम क्या करते थे, धोती, पापा की धोती को चौघड़ी यानी चारों बाजू से फोल्ड करके वो हमारे गले से लगा लेते थे, यानी ठंड थोड़ी कम महसूस हो, और फिर हम स्कूल जाते थे। मफलर नहीं होता था यानी साफ़ा नहीं होता था, जैकेटें नहोती यानी जो ब्लेज़र टाइप जैसे हम पहनते हैं, स्वेटर या फिर जैकेट पहनते हैं वो नहीं था, गरम कोट नहोते जो गर्मी देते हैं, वैसे कोट भी हमारे पास नहीं थे। आगे बच्चों देखो तीसरे पैसेज में लिखा है, माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता, आईने त्यास 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। तो बात ये थी, मेरा भाई छोटा क्यों जिद कर रहा था, ऐसे नहीं जिद कर रहा था कि उसके पास 1-2 शर्ट है फिर भी उसको 1-2 चाहिए, उसका ये कहना नहीं था, इसलिए रो रहा था या इसलिए जिद कर रहा था कि उसका जो शर्ट था वो बहुत ही फट चुका था और पहले ये माँ ने उसे 2-3 गाबड़े यानी 2-3 पैचेस लगा दिए थे। अब ये गाबड़ा क्या होता है कि जहाँ पे वो कपड़ा फट जाता है उसी कलर का दूसरा कपड़ा उस पर स्टिच किया जाता है, सिला जाता है, तो उसे कहते हैं गाबड्या, जैसे आज हम पैचेस कहते हैं। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणावयाचे। तो जब मैंने देखा मेरा भाई जिद कर रहा है तो मैंने मन ही मन ठान ली कि मैं मेरे भाई को नया शर्ट ज़रूर सिलवा दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो बच्चों आगे लिखा है, माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। तो उसने कहा मेरे पिताजी, वडील यानी पिताजी, कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोलिस आते थे। दापोली यानी जहाँ पे ये शाम पड़ता था, वो तालुका का गांव था, इसलिए उसने कहा कि तहसील का गांव था, इसलिए कोर्ट कचेरी का काम होता था या मेन कुछ मार्केट का काम होता था तो वहीं पे जाना पड़ता था। वैसे इसके पापा यानी शाम के पापा कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोली जाते थे और जब भी वो दापोली जाते थे हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो अपना बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है, कभी कभी खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोच के उसको आना 2 आना दे जाते थे। अब आना 2 आना, अब ये चलन करेंसी तो नहीं चलती है, बट बच्चों आना मतलब 6 पैसे, लगभग 6 या 7 पैसे ऐसे आप समझ लो, ठीक है। ऐसे 6 या 7 पैसे का एक छोटा कॉइन होता था और वो कॉइन वो अपने बच्चे के खाने के लिए दे जाते थे। लेकिन देखो शाम ने क्या सोचा कि ये जो खाने के पैसे हैं, खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्च करण्याची मी ठरवले। उसने सोचा कि ये पापा मुझे जो खाने के लिए पैसे दे के जाते हैं उस पैसे में 1 रुपया भी यानी 1 पैसा भी मैं खाने पे खर्च नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, उस पैसे को जमा करूँगा, गुल्लक में डालूँगा। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। ज्येष्ठ यानी लगभग जून में उनकी स्कूल शुरू हो गई। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते और तब गणपति फेस्टिवल आने में 3 महीने होते हैं, क्योंकि गणपति फेस्टिवल लगभग सितंबर में आता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने बचे थे। तो शाम ने सोचा ये 3 महीने में अगर ऐसे 1 आना 2 आना अगर हो गया मेरे पास, मैंने इकट्ठा कर लिया तो 1 रुपया भर हो जाएगा और उतने में देखते कितना कपड़ा आएगा, या फिर शर्ट सिला जाएगा या कोट, ये फिर सोच के बताएंगे। ऐसा उसने मन ही मन ठान लिया। तो देखो
गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले। उसने मन ही मन ठान ली कि इस गणपति फेस्टिवल में मैं मेरे भाई को, छोटे भाई को कोट या फिर सदरा शर्ट जो भी हो, मैं उसको कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगा। अब देखो, कोकण में यानी महाराष्ट्र के कोकण में गणपति फेस्टिवल को बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और उस फेस्टिवल में माँ बाप अपने बच्चों को नए कपड़े सिलवाते हैं। जैसे हम दिवाली में सिलवाते हैं या किसी शादी ब्याह में सिलवाते हैं, उसी तरह गणपति में भी सिलवाते हैं। तो आगे देखो सामने क्या लिखा है, ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजत होतो, गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते। ध्येय यानी लक्ष्य, क्या था उसका लक्ष्य कि मेरे भाई के लिए शर्ट सिलवाना है। तो इसी लक्ष्य के साथ वो अपने जो इकट्ठा किए हुए पैसे हैं, कितनी भी प्रॉब्लम आए, बच्चों आगे देखते हैं, ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजत होतो, गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते। ध्येय मतलब क्या, लक्ष्य, एम। उस शाम का एम क्या था कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं भाई के शर्ट सिलने के लिए। तो उसने अपना एक भी पैसा बीच में खर्च नहीं किया और रोज़ पैसे वो गिनता था। मोजत हो तो मतलब गिनता था, काउंट करता था कि आज कितना हुआ, इस हफ्ते कितना हुआ, दूसरे हफ्ते कितना हुआ। तो ऐसे कर करके उसने पैसे काउंटिंग करना शुरू रखा। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, तो गणपति फेस्टिवल पास आ गया था। माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते। माझ्याजवळ यानी माझ्याजवळ इसका मतलब होता है माझ्याजवळ, मेरे पास यानी शाम के पास 1 रुपया 2 आणे इकट्ठे हो गए थे। गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल? माझ्या भावाला मी शिवून देईल। तो शाम ने सोचा कि गौरी गणपति फेस्टिवल को नए कपड़े सिलवाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन मेरे भाई के लिए कौन कपड़े बनाएगा? तो मैं बनाऊंगा, मैं मेरे भाई को नया कपड़ा सिलवा के दूंगा। आगे देखो, मी शिंप्याकडे गेलो, माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो, त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। मी शिंप्याकडे यानी मैं टेलर के पास यानी दर्जी के पास गया। माझ्या भावाचा और साथ में अपने भाई के एज का एक लड़का, अपने भाई छोटे भाई जैसा दिखने वाला एक लड़का साथ में लेके गया और टेलर को बोला कि इसका आप नाप ले लो और इसके साइज़ का मुझे एक कोट सिलवा के दो। 2 वार कापड़ घेतले, 2 वार यानी 2 मीटर, 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया। अर्धा वार अस्तर घेतले, आधा मीटर अस्तर लिया। अस्तर यानी लाइनिंग, जो कोट के अंदर का जो कपड़ा होता है वो। कोट तयार झाला और इस तरह पूरा कोट सिलवा के तयार हो गया। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। देखो बच्चों, जो 1 रुपया 2 आना था, उस पैसे में उसका काम पूरा हो गया। यानी नया कोट सिलवा के कपड़ा, उसके लाइनिंग का कपड़ा, टेलर की फ़ीस, ये सब उस पैसे में हो गया और वो कोट रेडी उसके हाथ में आया तो उसके आँखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे कि मुझे किसी से पैसे लेने नहीं पड़े, या जो मेरी इच्छा थी कि मेरे भाई के लिए मैं एक शर्ट सिलवाऊंगा, कोट सिलवाऊंगा, ये मेरी पूरी हो गई है। और इस खुशी से उसके आंखों में आंसू आए। मी घरी जाण्यास निघालो। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल, आमची ऐक। अब देखो, गणपति फेस्टिवल में बहुत बारिश होती है, बरसात के मौसम में ये फेस्टिवल आता है। तो इसने सोचा, अब तब पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची मिट्टी की सड़कें थी और इसके पैर में कोई आप हमारे जैसे स्पोर्ट शूज़ सैंडल हुआ नहीं करते थे। बेचारा बिना चप्पल का, बिना शूज़ का, बिना सैंडल का अपने घर जाता था हर बार। तो जिसके घर वो रहता था, उन्होंने कहा कि देख भाई, बरसात के दिन है, मूसलाधार बारिश हो रही है, अब तो अपने गांव नहीं जा सकता, क्योंकि गांव जाने के लिए तुझे जो छोटी नदी जैसा होता है, पर्या का मतलब होता है मराठी में ओढ़ा,
और हिंदी में कहा जाए तो छोटी नदी जैसा, जो सिर्फ बरसात के दिनों में ही बरसात के पानी से बहती है, बाकी दिन उसमें इतना पानी नहीं रहता, घुटना भर पानी होता है, उसमें हम चले जा सकते हैं आराम से, या फिर उससे भी कम हो जाता है। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा कि अभी इस मूसलाधार बारिश में तुम गाँव मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे जो पानी के बहाव होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं, और इस तेज़ बहाव में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। नदी नाले ना पूर आले असतील, पूर यानी फ्लड, ओवरफ्लो, नदी नाले ओवरफ्लो हो गए होंगे, तुम अभी मत जाना। लेकिन ये जो बच्चा था यानी श्याम, उसको मन में ऐसा हुआ था कि अब मेरे हाथ में कोट है और कब जाके मैं मेरे भाई को दूंगा, और मेरे भाई के चेहरे पर जो खुशी आएगी वो खुशी मैं कब देखूंगा। इसलिए इस श्याम ने किसी की बात नहीं सुनी और वो निकल पड़ा अपने गांव अपने भाई को कोट देने के लिए। मी कोणाचे ऐकले नाही, हृदयात प्रेम पूर आला होता, तो नदी नालेस थोडीच भीक घालणार। तो देखो श्याम क्या कहता है, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे जो मैंने वो कोट सिलवाया था जिस मेहनत से, उसी से मुझे वो कोट देने जाना भी था। क्यों, अगर मैंने सिलवा के मेरे पास रखा तो कब दूंगा मैं उसे, और जो खुशी मुझे देखनी थी वो कब देखने मिलेगी। तो ये नदी नालों को भले पूर यानी भले फ्लड आ जाए, भले वो ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन मेरा हृदय या मेरा दिल मेरे भाई के प्यार से इतना ओवरफ्लो है, वो नदी नाले के फ्लड से बिल्कुल नहीं डरेगा। ठीक है, तो मुझे जाना है, मैंने तय किया है, सो मैं जाऊंगा। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो। तो एक कपड़े में श्याम ने वो कोट की फोल्ड करके रख लिया और वो गाव जाने निकला। पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। उसे सोचा कि अगर मुझे पंख होते तो मैं उड़ के चला जाता। इतना उसे वो कोट भाई को देने की जल्दी थी, चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते। अब देखो डिस्टेंस बहुत था दापोली से उसका गांव का, लेकिन उसे अभी इतना चलना था, फिर भी उस जो चल रहा था उसको कष्ट नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था वो अपने सुख स्वप्न में यानी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ चला जा रहा था। जैसे वो सोच रहा था मन ही मन कि मेरे भाई को मैं कोट दूंगा तो उसके चेहरे पे कैसी खुशी आएगी, मेरी माँ जब मुझे देखेगी, अरे ये गणपति फेस्टिवल में इस साल घर आया है तो मेरे माँ बाप को कितनी खुशी होगी। ऐसे खुशियों के मारे सोचता सोचता वो चला जा रहा था। सुख स्वप्नात दंग होतो, दंग यानी मगन हो चुका था कि घर वाले क्या सोचेंगे, आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत में होतो कि माँ को कितनी खुशी होगी, यही उसकी सोच रहा था। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडून गेली। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, तिचा हिरवा रंग असतो। नानेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली। तो ऐसे वो जो अपने ख्वाबों की दुनिया में जा रहा था और तभी एक स्नेक, सांप यानी स्नेक, उसके यहाँ से उड़ता हुआ गया, उड़ी जंप लगा के उसके पैरों के पास से गया। अब ये जो स्नेक होता है ना नानेटी, वो ग्रीन कलर का होता है, पतला सा, वो थोड़ा जहरीला होता है। तो इसने कहा कि वो ना ऐसे चलती नहीं है यानी रेंगती नहीं है, वो जंप करके जाती है, और ये बारिश के दिनों में बहुत पाई जाती है। इसलिए अब जब श्याम ने उस स्नेक को देखा तो वो उस स्नेक को देख के बहुत ही डर गया। फिर सोचा कि भाई ख्वाब बाद में देखूंगा, सपने बाद में बुनूंगा, पहले अब मुझे सावधानी से चलना होगा। पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता, त्याच्या पाण्याला ओढ फार, काय करायचे? आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात। पिसई गांव का नाम है जहाँ पे वो नाला बह रहा था, उसको बहुत ही तेज़ बहाव था। अब डर तो लग रहा था कि कैसे पानी में पैर रखूँ और कैसे उसको क्रॉस करके उस पार जाना था, तो कैसे जाऊँ, लेकिन अब करे क्या, यहाँ तक आ गया है, जाना तो है ही। तो उसने अपनी माँ का नाम लिया श्रद्धा से और पानी में गया। शिरलो पाण्यात यानी पानी में घुस गया, पानी के अंदर चला गया। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकावयाची व मग पाऊल टाकावयाची। फिर उसके हाथ में एक छड़ी थी, तो पहले वो छड़ी को आगे रखता था ताकि वो किस चीज़ पे है नीचे
और मेरा पैर उस पर ठीक से रह पाता या नहीं। इससे वो सावधानी से पहले छड़ी रखता था, फिर अपना पैर रखता था, पहले छड़ी रखता था फिर अपना पैर रखता था। इसलिए इस तरह वो आगे आगे जा रहा था। मी वाहून जाण्याचे बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो और तभी नाले में तेज़ बहाव आया। ये शाम बह जाने वाला था, लेकिन उसने अपना होश संभाला और वो किस तरीके से बाहर आ गया। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला, तो मला कसा बुडवील? मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो, त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। शाम को लगा ये जो नदी, ये जो नाले बह रहे, ये भी तो कोई दूसरे बड़ी रिवर से मिलने जा रहे, बड़ी नदी से मिलने जा रहे, बड़े नालों से मिलने जा रहे, फिर आगे जाके समंदर को मिलेंगे। जैसे मैं मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ, वैसे ये भी मिलने जा रहे। तो मैं और ये सेम हुए, तो ये मुझे क्यों डुबाएंगे? ये मुझे नहीं बहाएंगे। और मैं इसी प्यार से मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ। जिस तरीके से, जिस लगाव से, जिस उत्सुकता से, जिस उत्साह से ये नाला जा रहा है बह के, उसी तरह मैं भी मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ। तो ये नाला और मैं सेम है, हाँ, यूँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देगा, ऐसे श्याम सोच रहा है। आगे देखो, रस्त्यातील खडी वर आली होती, सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते। अब देखो, कच्ची सड़क थी, बारिश के धारों से वो मिट्टी नीचे हो गई और जो सड़क पे जो छोटे छोटे पत्थर थे वो चुभने लगे पैरों को। सुयांसारखे दगड़, सुयांसारखे यानी नीडल्स जैसे, वो पैरों को चुभने लगे, थोड़ा दर्द होने लगा। लेकिन शाम का वहाँ ध्यान नहीं था। उसका क्या ध्यान था? मुझे बस गाव जाना है। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला। उसे लग रहा था कि मैं अंधेरा होने से पहले मेरे गांव पहुंच गया ना तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये जो बरसात, नदी का पानी, नाले का पानी, ये सब आते आते उसको इतना टाइम हो गया कि अंधेरा हो ही गया। कडाड कडाड आवाज गरजत होते, विजा चमचम करत होत्या, खळखळ पाणी वाहत होते। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। बिजलियाँ गरज रही थी, बादलों की आवाज़ आ रही थी, अंधेरा हो चुका था, नीचे नदी का पानी बह रहा था और इस तरह से पंचमहाभूत के नाच यानी नृत्य से मैं वो जा रहा था। जैसे देखो, आकाश, ज़मीन, पानी, हवा और आग यानी अग्नि, ये सब उसके आजू बाजू नाच रहे, मानो ऐसे लग रहा था। और वो कह रहा है कि यहाँ से मैं वैसे जा रहा हूँ। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो, ओलाचिंब होऊन गेलो होतो। आई, मी बाहेरून हाक मारली। हवेत फार गारठा आलेला होता। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। अखेर वो घर आ गया। शेवटी यानी अखेर वो घर आया। ओलाचिंब होऊन गेला होता, बहुत ही भीग गया था। उसे बाहर से ही माँ को आवाज़ लगाया। हवेत फार गारठा होता और बारिश की वजह से बहुत ठंडी महसूस हो रही थी। वडील संध्या करत होते, संध्या यानी शाम के टाइम की पूजा कर रहे थे। आई ने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। शेगडी यानी सिगड़ी, उस पे जो कोयले की होती है। तो निखारे यानी माँ ने कोयले डाले थे, सिगड़ी जलाई थी ताकि हम उससे बाफ ले सके, थोड़ी गर्माहट महसूस कर सके। अण्णा आला आई, अण्णा आला, धाकट्या भावाने दार उघडले। दोघे लहान भाऊ भेटले। तो जैसे मुझे देखा मेरा छोटा भाई बोल पड़ा कि अन्ना आया, माँ अन्ना आ गया। तो उसने दरवाज़ा खोला और दोनों छोटे भाई मुझे मिले। इतक्या पावसातून शाम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली। माँ को लगा कि इतने बारिश में तो कभी ये आता नहीं है, इस साल क्यों आया? कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई होगी? लेकिन उसने पूछा कि भाई इतने बारिश में क्यों आया? पूरा भीग गया ना। सोंडेघरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले। फिर पापा ने पूछा कि वो जो नाला है सोंडेघर के गांव में, उसमें पानी नहीं था क्या? मतलब उसमें तेज बहाव होता है, वो नहीं था क्या? हो, परंतु मैं आलो कसा तरी, मी म्हटले। इसने कहा था ना, बहुत तेज बहाव था, लेकिन मैं आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले। फिर पापा ने इन्फॉर्मेशन दी कि देखो 2-3 बैले, एक महिला उसमें
बह गई है. बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. तो माँ ने कहा, छोड़ो अभी, जाने दो, बच्चा आ गया अच्छे से, ठीक है, सुरक्षित बच्चा है, यही ठीक है. अब ये काम करो, तेरे भीगे कपडे उतार दे और गरम गरम पाणी से नहा ले, तुझे अच्छा लगेगा. मी आंघोळीस गेलो. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. लहान मुलांना सवयच असते. त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार. उसने कहा शाम ने कि वो नहाने चला गया. आंघोळ यानी नहाने चला गया. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. धाकटे यानी छोटा भाई. उसने उसका छोटी सी जी थी थैली उसको खोल के देखा. छोटे बच्चों को आदत होती है, सवय असते यानी आदत होती है कि कोई भी बड़ा आया घर का तो उन्हें लगता है मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ें तो नहीं लाई होगी या कुछ खिलौना लाया होगा. इस तरह से वो बड़ी क्यूरियसिटी से, बड़े उत्साह से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है जो उनके लायक हो. लेकिन शाम सोच रहा था, मैं मेरे भाई के लिए क्या लाता. मेरे पास ना पैसे थे ना और कुछ था, तो मैं कैसे मेरे भाई के लिए कपडे, खिलौना या और कोई चीज़ खाने की चीज़ लाता. कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार. मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. उसने कहा कि मैं मेरे भाई को ना खिलौने ला दे सकता हूँ, ना खाने की चीज़ ला सकता हूँ और ना ही कोई कलरफुल पिक्चर की बुक ला दे सकता हूँ. मैं तो गरीब था ना, मैं ऐसे क्या कर दे सकता हूँ. लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाई को उस थैले में कुछ तो मिला. त्यात कोट सापडला, नवीन कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. लेकिन फिर भी मेरे भाई को मेरे थैले में कुछ तो मिला. क्या मिला. कोट मिला, वो भी नया वाला. मैं कहता हूँ यानी शाम कहता है वो कोट नहीं था, जस्ट एक कपड़े का कोट. वो मेरे लिए कोट नहीं था, वो मेरा दिल था, मेरा हृदय था, मेरे भाई के प्रति मेरा प्यार था. और ये प्यार कैसे आया. जो मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए थे उसी से ये मेरे भाई के प्रति मेरा प्यार आया. आईची फलद्रूप झालेली शिकवण. शिकवण यानी जो माँ ने मुझे सिखाया था, संस्कार दिए थे. फलद्रूप यानी सक्सेस होना, यश मिलना, कि उस संस्कार में मेरी माँ आज कामयाब हो गई और वो संस्कार मेरे पे करने में मैं भी कामयाब हो गया, ऐसा शाम का कहना है. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा. हा नवीन कोट कोणाला रे. धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. फिर छोटे भाई ने पूछा, अन्ना ये छोटा सा कोट किसका है और ये नया भी है. उसने वो कोट शाम के पास लाया और पूछने लगा. मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले. शाम ने बोला, बाद में बताऊंगा, आप घर में लेके जाओ. आई, हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. होय आई. धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. तो तुरंत छोटा भाई घर में चला गया और वही कोट लेके अपने माँ के पास गया. माँ को बोला कि माँ देखो, ये जो कोट है ना वो अन्ना के अंगाचा, मतलब उसके नाप का नहीं है, उसके साइज़ का नहीं है, ये तो मेरे साइज़ का लगता है और लगता है ये मेरे लिए ही लाया है ना माँ. भाई ने ये मेरे लिए लाया है क्या. आईने कोरडे धोतर दिले. मी चुलीजवळ शेकत बसलो. माँ ने उसे दूसरा मतलब सूखी धोती दे दी और वो भी अपने गर्माहट लेने के लिए चुलीजवळ यानी चूल्हे के पास बैठ गया. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट. माँ ने भी देखा. माँ ने भी सोचा, ये किसका हो सकता है श्याम जो लाया है. मोरू जोशांकडे का रे द्यावायचा आहे, कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले. फिर पापा को लगा कि गांव के बहुत सारे बच्चे शहर में सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो किसी ने ये अगर गांव आ रहा है तो इसके साथ भेज दिया होगा कि भाई मेरे घर जाके दे देना. तो पापा को ऐसा लगा और पापा ने पूछ भी लिया. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. तो श्याम ने कहा, नहीं, ये कोट किसी का भी नहीं है, ये मैं खुद मेरे छोटे भाई पुरुषोत्तम के लिए सिलवा के लाया हूँ. पैसे रे कुठले, कुणाचे कर्ज काढलेस का फीची दवडलेस, वडिलांनी विचारले.
देखो पापा को कितना टेंशन हो गया। जैसे शाम ने कहा मैंने सिलवा के लाया है, पापा को लगा इसके पास तो पैसा नहीं होता है, तो ये कहाँ से सिलवाया कोट को, पैसे कहाँ से मिले? किसी के पैसे उधार लिए क्या, कर्ज निकाला कि भाई कोट सिलवाना है, 2-5 रुपए दे दो मुझे, बाद में दे दूँगा? का फीची दबड़लेस, या मैं तेरी स्कूल फ़ी देता हूँ तो स्कूल में फ़ी दी ही नहीं और फ़ी के पैसे कोट सिलवाने में लगा दिए? ऐसे तो कुछ नहीं किया ना। कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास, आईने कातर स्वरात विचारले। तो आई तो कांपने लग गई। माँ को लगा अरे भाई ये क्या हुआ, मैं मेरे बेटे को इतने अच्छे संस्कार देती हूँ, इसने कुछ गलत तो नहीं किया है? तो उसने क्या कहा कि देख भाई, अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो किसी के पैसे से, मतलब किसी के पैसे चोरी तो नहीं किए, हाथ नहीं लगाए, यानी किसी के पैसे चोरी तो नहीं, उठाए तो नहीं है? आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चिले नाहीत, मी मिटले। शाम ने दोनों को शांत किया, समझाया कि देखो पापा, देखो मम्मी, मैंने कर्ज नहीं निकाला, ना मैंने किसी के पैसे चुराए हैं और ना मैंने फ़ी के पैसे इसमें लगाए हैं। मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांनी विचारले। पापा ने पूछा अच्छा तो फिर तूने क्या किया होगा? टेलर के पास गया होगा, बोला होगा मुझे एक कोट सिलवा के दो, मैं पैसे बाद में दूंगा, ऐसे तो नहीं किया ना? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले, गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमवले, त्यातून हा कोट शिवून आणला। आई म्हणत असे तुझे अण्णादादा मोठे होतील व पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। मी मनात ठरविले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का, मी म्हटले। शाम ने पापा को समझाया कि भाऊ, यानी पापा को भाऊ बोल रहा है वो, कि उसने कहा कि देखो पापा, कि तुम जब कभी आते थे शहर में तो मुझे आना 2 आना दे जाते थे, तो मैंने वो खाए नहीं, मैंने खाने में खर्च नहीं किए, मैंने वो इकट्ठा किए, जमा किए, और 2-3 महीने में इतने तो जमा हो गए कि मैं एक कोट सिलवा सकूं। फिर मैंने टेलर के पास जाके कोट सिलवाया, क्योंकि माँ हमेशा कहती है उसे कि जब तेरे बड़े भाई बड़े हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, तो तुझे कोट सिलवा के देंगे। तो ये बात मुझे ध्यान में रही और मैंने मेरे भाई के लिए तभी सोच लिया था कि कोट बनवा के ज़रूर लाऊंगा। अभी मैं कमा नहीं सकता या मैं कमाता नहीं हूँ तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ। ये तो पैसे खाने में खर्च ना करके मैंने वो इकट्ठा करके कोट सिला लिया। अभी उसने कहा भाई को कि देख भाई, अब तू जरा पहन के देख, तुझे हो रहा है अच्छे से? अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतला खिसाही, आता माझी पेन्सिल हरवणार नहीं, आई बघ। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। छोटे भाई को तो इतनी खुशी हुई वो कोट देख के, वो फूला ना समाया। उसने कहा कि हाँ देख अन्ना, मैंने तो पहन भी लिया, देख मुझे कितने अच्छे से हो रहा है। और इसकी जो जेब है ना, खिसा यानी जेब, अंदर की पॉकेट, जो पॉकेट है ना, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें अगर मैं पेंसिल रखूँगा तो कहीं खोने का डर ही नहीं है। और आई देख ना कितना अच्छा से कोट है। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला। ती म्हणाली, श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि कैसे बरसात में आया, कैसे कोट सिलवाया, कैसे पैसे जमा किए, ये सारी हकीकत उसने अपनी माँ को बताई। तो आईला गहिवर आला यानी माँ का दिल भर आया कि मेरा बच्चा देखो, मेरे संस्कार देखो कि कितने अच्छे से मेरे बच्चा ने निभाए हैं। उसने कहा कि देख श्याम, तू तो उम्र में इतना बड़ा नहीं है, वयाने मोठा नहीं, यानी उम्र में इतना बड़ा नहीं है, तू पैसे से बड़ा नहीं, यानी ना तू पैसे वाला है, तेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बेटा तू मन से, दिल से आज ही बड़ा हो गया। जो तेरा भाई के प्रति प्यार है वो हमेशा ऐसे ही रखो, किसी की नज़र ना लगे तुम भाई के प्यार पर, या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, दृष्टी यानी किसी की नज़र ना लगे। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाहीत, त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, सारे स्मृति होत्या। फिर पापा ने ही इसके पीठ पर से हाथ घुमाया,
जैसे शाबाशी देते हैं वैसे। तो उसने कहा, पापा कुछ बोले नहीं, लेकिन ना बोलते हुए भी उनके उनके स्पर्श में, उनके टच में ऐसा था उनका हाथ फेरने में कि मुझे सब समझ में आ गया कि पापा कहना क्या चाहते थे। जो वो कहना चाहते थे उसमें मेरी सारी बचपन की अभी की यादें हैं और वो मुझे आज तक याद है। तो बच्चों, इस लेसन से हम क्या सीखे कि भाई भाई में आपसी प्यार बना रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चों, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी 1-2 सेंटेंस में उसका हमें आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो। मतलब जब बारिश शुरू होती है, पहली बारिश होती है, तो मिट्टी पे क्या होता है, मिट्टी पे क्या परिणाम होता है। तो आंसर देखो क्या है, नवीन पाऊस सुरू झाल्यावर मातीला रम्य सुंदर वास येतो। दूसरा क्या है, श्यामने कोणता निश्चय केला होता, क्या श्यामने क्या ठान ली थी। तो गणेश चतुर्थीला लहान भावासाठी कोट शिवून न्यायचा हा श्यामने निश्चय केला होता। तीसरा क्वेश्चन है, लहान भावाला आईने कसे समजावले, मतलब छोटे भाई को माँ ने कैसे समझाया। आंसर है, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील तेव्हा रोजगारी बनतील आणि तुला नवीन शर्ट शिवतील, असे आईने लहान भावाला समजावले। चौथा क्वेश्चन है, श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात। श्याम के पापा दापोली क्यों जाते थे। तो आंसर है, श्यामचे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी दापोलीस जात। श्यामचे पापा यानी श्याम के पापा कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोली जाते थे। पांचवा क्वेश्चन देखो, श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते, मतलब है श्याम को चलने का कष्ट क्यों नहीं हो रहा था। आंसर है, श्याम त्याच्या भावासाठी कोट घेऊन चालला होता, या आनंदात श्यामला चालण्याचे कष्ट वाटत नव्हते। वो उसके भाई के लिए कोट ले जा रहा था, तो इस खुशी में उसको चलने का कष्ट महसूस नहीं हो रहा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आकृतियाँ पूर्ण करा, यानी जो स्क्वायर में दिए गए हैं क्वेश्चन, उसके नीचे जो स्क्वायर है वो हमें पूर्ण करने हैं, यानी वो पॉइंट हमें लिखने हैं। पहला देखो क्या है, श्यामला थंडीच्या दिवसात न मिळणाऱ्या गोष्टी। शाम को ठंडी के दिनों में यानी विंटर डेज में कौन से चीज़ नहीं मिलती थी। तो कौन से चीज़ नहीं मिलती थी, गरम कोट, मफलर, जैकेट। दूसरा क्वेश्चन है, श्यामने आणलेला नवीन कोट बघून त्याच्या आईवडिलांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न। जैसे श्याम ने नया कोट लाया, उसे देख के उसके माँ बाप के मन में कौन से सवाल आए। क्या क्या सवाल आए उसके माँ बाप के मन में, उधार पैसे लिए होंगे, यानी उधार पैसे घेतलेस का, कुणाकडून कर्ज घेतले का, कुणाचे पैसे चोरले का, फीचे पैसे घेतले का, ये सब क्वेश्चन उनके मन में आए। प्रश्न क्रमांक 3 है, का ते लिहा, यानी हमें रीज़न लिखना है, कारण लिखना है। श्यामचे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते, मतलब कि श्याम के आंखों में आंसू क्यों आए थे। तो कारण क्या देखो, आना दोन आना जमून श्यामने लहान भावासाठी कोट शिवला, जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, इसलिए श्याम के आंखों में आंसू आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी त्याला जाऊ नको असे म्हटले। जिनके घर श्याम पढ़ने के लिए रहता था, वो लोग उसे नहीं बोले कि तुम गाँव मत जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि पावसाळ्याचे दिवस होते, पिसईचा पर्या, सोंडेघरच्या पर्याला पूर आला होता, अशा वेळी गावी जाणे धोक्याचे होते, यानी इतने नदी नालों में जो फ्लड आया था, ओवरफ्लो हो गए थे, ऐसे समय गांव जाना हानिकारक था। तीसरा देखो क्या है, पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता। पिसई का पर्या यानी वो नाला, ओवरफ्लो, दुथड़ी होना यानी ओवरफ्लो भर के बह रहा था। तो आंसर था क्या है, क्यों बह रहा था, पावसाळ्याचे दिवस होते, बारिश के दिन थे, नदी नालों को पूर आया था, नदी नाल्यांना पूर आला होता, त्यामुळे पिसईचा पर्या दुथड़ी भरून वाहत होता, नदी नालों में बाढ़ आई थी और इसलिए वो नाला भी ओवरफ्लो होके बह रहा था।
चौथा देखो क्या आहे, श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला. श्याम ने जो बातें बताई वो सुन के उसकी माँ का दिल भर आया. ऐसा क्यों? क्योंकि श्यामने आना दोन आना जमवून कोट शिवला, तसेच पाऊस पाण्याचा नदी नाल्यांना पार करून लहान भावास देण्यास आला. त्याचे कष्ट बघून आईला गहीवर आला. माँ का दिल क्यों भर आया कि श्याम ने एक एक पैसा जमा करके कोट सिलाया है भाई के लिए, और इतनी बारिश होने के बावजूद वो अपने भाई को कोट देने आया है, और उसके भाई के प्रति प्यार और कष्ट करने की तैयारी देख के उसकी माँ का दिल भर आया. अब आगे देखो क्या है, खेळूया शब्दांशी. इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विरुद्धार्थी शब्द लिहा. तो ये जो स्क्वायर में अपोजिट वर्ड है, विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, वो हम ये लेसन के लास्ट में देखने वाले हैं. तो उसका हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं. गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. यानी ये जो वर्ड दिए हैं उस वर्ड में जो इस ग्रुप में नहीं आ रहा है वो वर्ड को हमें बाहर निकालना है. देखो, समीरा, विनीता, त्यांनी, निखिल. अब इस 4 वर्ड में कौन सा वर्ड अलग लग रहा है? त्यांनी. अब त्यांनी वर्ड क्यों अलग है? क्योंकि त्यांनी ये वर्ड सर्वनाम है और बाकी जो है वो नाम है. दूसरा देखो क्या है, मी, सातपुते, त्याने, तिला. इसमें कौन सा अलग है? सातपुते, क्योंकि सातपुते ये नाम है और बाकी सब सर्वनाम है. तीसरा है हिमालय, सुंदर, प्रसन्न, भव्य. इसमें अलग क्या है? हिमालय, क्योंकि हिमालय ये नाम है और इतर सब विशेषण है यानी एडजेक्टिव है. चौथा है लिहिणे, आम्ही, गाणे, वाचणे. इसमें आम्ही ये वर्ड अलग है क्योंकि आम्ही ये सर्वनाम है और इतर क्या है? क्रियापद है. क्रियापद यानी एक्शन वर्ड है. अब हम देखेंगे इस लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन. देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, श्यामचे बंधुप्रेम हा पाठ कोणी लिहिला. ये लेसन किसने लिखा है? साने गुरुजी. दूसरा है श्याम शिकावयास कोठे होता. श्याम पढ़ाई करने कहाँ रहता था? दापोली. गंधवती पृथ्वी असे का म्हटले आहे? इस ज़मीन को गंधवती यानी हर टाइप का, हर वैरायटी का स्मेल इस पृथ्वी के पेट से आता है. तो ये क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो आंसर है फुलाफळांचा विविध रस व गंध पृथ्वीला मिळतो म्हणून गंधवती पृथ्वी म्हटले आहे. लहान भावाचे नाव काय होते? श्याम के छोटे भाई का नाम क्या था? पुरुषोत्तम. लहान भाऊ सदरासाठी का हट्ट करत होता? छोटे भाईने जिद की. अब देखो, लहान भावाचा सदरा फाटला होता, आईने त्याला गाबड्या लावल्या होत्या म्हणून तो हट्ट करत होता. उसका जो शर्ट था, कुर्ता, बहुत ही फट चुका था. पहले ही माँ ने उसको पैचेस लगा दिए थे 2-3. अब उसके लिए भी जगह नहीं थी, वो बहुत ही पुराना हो चुका था, इसलिए वो नए शर्ट के लिए जिद कर रहा था. आगे क्वेश्चन देखो, सदरासाठी श्यामने पैसे कसे जमवले? शर्ट सिलने के लिए श्यामने पैसे कैसे जमा किए? तो आंसर है खाऊसाठी आना 2 आना श्यामचे वडील देत असत, तेच पैसे 1 रुपया 2 आना असे जमवले. 7th क्वेश्चन है, कोटसाठी लेखकाने किती कापड घेतले? श्याम ने कोट सिलाने के लिए कितना कपड़ा लिया? 2 वार कापड और अर्धा वार अस्तर लिया. प्रश्न 8, श्यामला घरी जाताना कोणत्या संकटाचा सामना करावा लागला? जब श्याम घर जा रहा था तो उसे कौन सी विपत्ति का सामना करना पड़ा? तो रस्त्यातील खडी पायांना टोचत होती, अंधार होता, वरून वीज व ढगांचा गडगडाट होत होता आणि मुसळधार पाऊस पड़त होता. यानी वो रास्ते में जो पत्थर थे वो चुभ रहे थे, बहुत अंधेरा हो चुका था, बिजली चमक रही थी, बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी. ऐसे विपत्ति का सामना करके श्याम घर पहुंचा. पंचमहाभूते कोणती असतात? इसमें पंचमहाभूते क्या है? तो हमें यहाँ लिखना है कि कौन कौन सी है. तो देखो, आकाश, धरती, वारा, पानी यानी अग्नि. अब हम देखेंगे इस लेसन के सारे समानार्थी शब्द जो हमने लिखे हैं. देखो,
बंधु भाऊ, तप्त गरम, मेघ ढग, जमीन धरती, पानी जल, वास गंध, स्वाद चव, सदरा शर्ट, आई माता जननी, महिना मास, मित्र सखा, गाबड्या ठिगळ, लहान धाकटा, अंग शरीर, डोळे नयन नेत्र, घर गृह सदन, अश्रु आंसू, पंख पर, श्रम कष्ट, मेहनत भी होता है, आनंद हर्ष, पाऊस पाऊल पाय, प्रेम ममता, अंधार काळोख, वीज चपला, विद्युलता भी होता है, नाच नृत्य, निखारे कोळसे, वडील पिता, कढत गरम, दृष्टि नजर, हाथ हस्त कर, स्मृति आठवनी, हट्ट जिद्द। आगे देखेंगे हम इस लेसन के सारे विरुद्धार्थी शब्द जो हमने खेड़ुआ शब्दांशी अ में जो है वो भी लिए हैं और इस लेसन में और जो है वो भी लिए हैं। जैसे शुरू बंद, तप्त थंड, नवीन जुना, सुंदर कुरूप, स्वाद बेस्वाद, दिवस रात्र, लहान मोठा, समजूतदार असमजूतदार, मित्र शत्रु, येणे जाणे, आले गेले, निश्चित अनिश्चित, जवळ दूर, खर्च जमा, थोडे जास्त, सुख दुःख, आनंद दुःख, भीती हिम्मत, लक्ष दुर्लक्ष, अंधार प्रकाश, ओला सुका, सापडणे हरवणे, देणे घेणे, हकीकत घटना, स्मृती विस्मृती, थोरला धाकटा, थंड गरम, सुगंध दुर्गंध। अब हम देखेंगे इस लेसन के वचन बदला। जैसे महीना महीने, सुट्टी सुट्ट्या, घर घरे, कपड़ा कपड़े, सदरा सदरे, जाकीट जाकीटे, पैसा पैसे, शाळा शाळा, रुपया रुपये, डोळा डोळे, काठी काठ्या, पाऊल पाऊले, नदी नद्या, नाला नाले, वीज विजा, पानी पानी, खिसा खिसे। तो बच्चों यहाँ पे शाळा और पानी का वचन नहीं बदलता, उसे हम अनेक वचन नहीं कर सकते, वो वही वर्ड रहता है, शब्द सेम होता है। अब हम देखेंगे लिंग बदला। आई वडील, भाऊ बहीण, माणूस बाई, मित्र मैत्रीण, देव देवी, पक्षी पक्षिणी, आजी आजोबा। इस तरीके से हमारे श्यामची बंधुप्रेम लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तक हंसते रहो और पढ़ते रहो।